अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खेती बाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर क्या है और इसके क्या फायदे हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे भारत में चल रही कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें शामिल है पीएम प्रणाम योजना और पीएम केएसके योजना के बारे में। इन सभी बातों के बारे में हमें जानकारी देंगे चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल के मुख्यालय में प्रबंधक के पद पर कार्यरत मिस्टर अनिल कुमार सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी भारत सरकार की ओर से चल रही, जिसके बारे में आपने पिछले कार्यक्रम में भी जानकारी दी थी, और आज भी शुरुआत इसी के साथ। बिल्कुल इसी से इसलिए भी करना चाहते हैं कि जितने भी श्रोता है वो जान सकें जो भारत सरकार खेती जो अधिक से अधिक लाभकारी हो सके, हमारे खेत स्वस्थ रहें और अच्छा उत्पादन मिले और खर्चा कम हो, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की ओर से हैं। उसमें सबसे अहम जो योजना है वो है पीएम प्रणाम। उसके अंदर वो सारी सुविधाएं, सलाह और तकनीकी भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध है जो खेती करने वाले लोगों को चाहिए, किसानों को चाहिए, जिससे कि उर्वरों का जो उर्वरक है या जो भी खाद्य तत्व है जो कि एक तरह से खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं, फसल उगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका संतुलित उपयोग हो, जिससे जो हमारे खेत हैं वो स्वस्थ रहें, उसमें जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो अच्छे से हो सके और हम थोड़ी लागत में या कम से कम लागत में स्वस्थ उत्पादन या स्वस्थ फसल ले सकें। तो एक ये योजना है। दूसरी योजना जो कि भारत सरकार ने उर्वरक कंपनियों के माध्यम से जो चलाई हुई है वो है पीएम केएसके। मतलब आप इसको ऐसे लें कि जितनी भी दुकानें हैं जहां से कि उर्वरक उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सहकारी हैं, चाहे वो संस्थाओं की दुकानें हैं, वहां पर पीएम केएसके के अंतर्गत जो किसानों को सारी सुविधाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सूचना और सुविधाओं से मेरा अर्थ है कि खेती में जो भी सलाह चाहिए, मिट्टी की जांच से लेकर और जो भी फसल उत्पादन किया उसके विक्रय तक की वो पूरी जानकारी। इसके साथ साथ सुविधाओं के रूप में ये है कि जो भी उनको ऐसी सुविधा चाहिए, जैसे कि मिट्टी की जांच करवानी है तो वो वहाँ पर जो उस स्थान पर सुविधा उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा वहाँ सैंपल इकट्ठे करने का सेंटर हो सकता है और वहाँ से सैंपल ले जाके जहाँ पर मिट्टी जांच की लैब है वहाँ पर उनको दिया जाएगा और जांच होके उन तक पहुँचेगी। इसके अलावा कोई लोन लेना है, कोई और बात है, कोई भी चीज़ जो सुविधा उनको चाहिए, इंटरनेट के द्वारा चाहिए, कोई और साधन से चाहिए, वो सारी सुविधाओं को देने का प्रयास पीएम केएसके के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो मतलब पिछले समय में, क्योंकि वहां पर टीवी भी लगे हुए हैं और इंटरनेट से सीधे लिंक है, तो प्रधानमंत्री जी समय समय पर आप लोगों से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ चाहिए, और वो उनकी तरफ से ये भी बताया जाता है कि अब हम क्या क्या हमने किया है और क्या क्या हम खेती के लिए करने जा रहे हैं, किसानों के लिए करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से माध्यम है, और माध्यम ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि छोटी छोटी जगह जहाँ तक और चीज़ें नहीं पहुँच सकती वहाँ तक ये सुविधाएं पहुँच रही हैं, ये संदेश पहुँच रहे हैं, ये सलाह पहुँच रही हैं और इनका लाभ लोग उठा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और इसमें सुविधा केंद्र के नाम से लिखा होता है, तो आप वहां जाकर, कोई भी दुकानदार है वहां से आप जो आपकी इच्छा है उसके हिसाब से या जो आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से सलाह ले सकते हैं, साधनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भारत सरकार की दो योजनाएं पूरी तरह से खेती के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी सरकार किसानों के हित में तरह तरह की जो स्कीम्स लेके आए हैं, और अगर किसान भाई अब तक भी इससे वंचित हैं तो अनुरोध है कि एक बार जरूर इसके बारे में पढ़ें, समझें और जिनको भी ज्ञान है इन सब का उनसे मिलें। अगर आप नहीं मिल सकते, इसी जानकारी के लिए हमारे साथ मिस्टर सिंह हर बार इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमें तरह तरह की चीजें बताते हैं जो कि आपकी खेती बाड़ी और बागवानी से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से सुनिए। तो सर, आज का जैसा हमारा विषय है बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात करनी है हमें आज, तो हम वही आपसे पूछेंगे कि बायो फर्टिलाइजर आखिर क्या है, उसका खेती में महत्व क्या रहता है। बायो फर्टिलाइजर
अगर आप देखें तो इसमें फर्टिलाइजर लगाए तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ये उर्वरक है, क्या रासायनिक चीज है। ऐसा नहीं है। बायो फर्टिलाइजर ये है कि बहुत, हम जो खेती कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है कि इसका जो भोजन है वो किसी थैली में पैक होके आ रहा है, या ये कोई ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्री से बन के आ रही है, वो भी है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीव सक्रिय रूप से रहकर हमें जो मतलब फसल उगा रहे हैं या जो खेती कर रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। अगर वो उस खेत में नहीं हो, उस मिट्टी में नहीं हो, उस आसपास के पर्यावरण में नहीं हो, तो खेती करना करीब करीब असंभव हो जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर में इसमें जीवित बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई नाइट्रोजन का होगा, तो कोई फॉस्फोरस का होगा, कोई सल्फर का होगा, अलग अलग तरह के ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो रोग आते हैं फसलों में, उनको रोकने के जीवाणु उनमें होते हैं। तो बहुत सारे जीवित जीवाणु उनमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो जब खेत में जाते हैं या बीज के साथ जाते हों, चाहे आपके खाद के साथ जा रहे हों, या उनको सीधे खेत में इस्तेमाल कर रहे हों, तो वो वहाँ जाकर अपनी संख्या को बहुत मात्रा में अधिक करके सहयोग करते हैं कि पौधा अच्छे तरह से भोजन ले ले। जब भोजन अच्छे से लेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो उसमें शाखाएं ज़्यादा लगेंगी, शाखाएं ज़्यादा होंगी तो उसमें जो फूल ज़्यादा आएंगे, फूल ज़्यादा आएंगे तो फल ज़्यादा आएंगे, फल ज़्यादा आएंगे तो उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। और जब कोई स्वस्थ पौधा होता है तो एक पौधे से ही पूरी फसल तैयार होती है। अगर हम देखें एक खेत में, अगर हम देखें कि कोई एक सपोज मान के चले कि गेहूं की फसल खड़ी है, तो उसकी इकाई क्या है? इकाई है एक पौधा। तो एक पौधे से ही हमारी पूरी फसल तैयार होती है, या पूरा खेत का जो एक तरह से स्थिति है वो उसकी एक छोटी सी इकाई है पौधा। अगर वो छोटी इकाई और हर इकाई पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसमें बीमारियां भी कम आती। जो उसको भोजन उपलब्ध हो रहा है उसका वो पूरा उपयोग करता है। और मैं आपको एक और जानकारी बताऊं कि वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किए उसके हिसाब से ये पाया कि जो पौधे हैं इसमें पेड़ भी शामिल हैं, चाहे फल वाले हों, सब्जी वाले हों, फसलें हों, कोई भी हों, करीब करीब 85 से 90% तक भोजन हवा और धूप से बना। अब आप सोचिए कि जो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे खाद देने से फसल हो रही है या ये देने से हो रही है, वो ठीक है, उनका भी अपना योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो अगर पौधा स्वस्थ है, उसका विकास अच्छा हुआ, तो वो स्वाभाविक तौर से ज़्यादा भोजन तैयार करने लगता है। ज़्यादा भोजन तैयार करेगा, वो जो उसमें इकट्ठा होगा, उसका विकास ज़्यादा होगा, तो वो उत्पादन भी अच्छा देगा। और ऐसा कहा जाता है ना, अक्सर एक आजकल सवाल होता है कि भाई आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी मतलब रोग को रोकने की क्षमता। तो पौधा अगर स्वस्थ है तो इम्यूनिटी उसकी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो रोग कम आएंगे, रोग कम आएंगे तो आपका खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो आपका लाभ अपने आप ही बढ़ जाएगा। जैसे मान के चले कि हमें अगर कहीं जाना है और जाना हमारा अगर फ्री में हो जाए, किराया न लगे, तो हमारा खर्चा कम हो गया कि नहीं हो गया? या कोई ऐसा साधन मिल जाए जो सस्ता हो। तो इसी तरह से बायो फर्टिलाइजर जो है एक ऐसी चीज है जो आज की समय में इजाद करी है हमारे जो है खेती के वैज्ञानिकों ने। इसमें बहुत सारी जो आवश्यकता के अनुसार जीवों का संकलन करके उसमें डाला गया है, और एक निश्चित तापमान तक ये जीवित रहते हैं उनमें, और जीवित रहकर वो जब हम उनको खेत में इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना संख्या को असंख्य मतलब आप सोच नहीं सकते उतना तक उसका जो मतलब विकास करते हैं, जिससे कि उसकी जड़ें, पौधे की जड़ें हैं, वो उनका विकास अच्छा होता है। या जो ऐसे कुछ पोषक तत्व हैं जो कि उनसे दूर चले गए और जो उपलब्ध होने की स्थिति में नहीं है, उनको वो घोल के उनको सक्रिय करके पौधों तक उपलब्ध कराते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे जमीन के अंदर ऐसे भंडार हैं जो ऐसी स्थिति में आ गए, स्थिर अवस्था में आ गए, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे पोषक तत्वों के। लेकिन अगर बायो फर्टिलाइजर, खास तौर से अगर उसी पोषक तत्व वाले हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उपलब्ध हो जाते हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं। अब मान के चलो कि आपके घर में कोई सिंदूक है, उसमें बहुत सारे पैसे लगे, आपको भी पता है, लेकिन चाबी आपके पास नहीं है, आप खोल नहीं पा रहे, उसको तोड़ नहीं पा रहे,
तो आपके पास पैसों की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास भंडार भी है, लेकिन फिर भी आप उसको प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारे खेतों में स्थिर अवस्था में आ गए हैं, जैसे फास्फोरस है और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं हो पाते। लेकिन खास तरह के ऐसे बायो फर्टिलाइज़र तैयार किए गए हैं कि उनसे वो घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं और फसलों को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उनका उपयोग कम करें या थोड़ा करें या मतलब नहीं भी करें, तो भी वो फसल को वो पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, क्योंकि वो घुलनशील अवस्था में आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि सिंदूक रखा है, अगर कोई उसकी चाबी लेके आ जाए तो आप उसको खोलेंगे और आपकी पैसों की कमी दूर हो जाएगी, आप किसी से मांगने भी नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह से ये इस तरह का काम भी बायो फर्टिलाइजर्स करते हैं। तो ये एक तरह से मैं ये कहूँ कि आज की जैसे हमारी जो सघन खेती है, सघन खेती में हम बहुत ज़्यादा जो लगातार फसलें उगा रहे हैं, तो उसमें से अगर हम देखें तो पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा खेत से लिए जाते हैं और उनका जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो अगर अस्थिर अवस्था में आ जाए या वो एक तरह से उपलब्ध न हो, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी होती है और हमें अच्छा उत्पादन भी नहीं मिलता है। लेकिन इस तरह के हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके या बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके उनको घुलनशील अवस्था में लाकर उनका काफ़ी 100% स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो हमने पैसा लगाया उसका पूरा लाभ मिलता है। लाभ मिलने के साथ साथ हमारे खेतों के अंदर जो हमारे लाभकारी जीव हैं उनकी संख्या अच्छी बनी रहती है। और जैसे कोई भी चीज़ हम डालते हैं ना, तो हम अक्सर बोलते हैं अरे ये ऐसी की ऐसी पड़ी है, सड़ नहीं रही खेत में। तो कहीं ना कहीं उसमें उन जीवों की कमी है जो उसको सड़ाने का काम करते हैं, जो उसको खाद बनाने का काम करते हैं, उनकी कमी है। लेकिन अगर इस तरह के बायो फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं तो वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र एक समग्र रूप से एक ऐसा जो माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं या उनका लाभ ले सकते हैं खेती में। आपने हमें समझाया कि बायो फर्टिलाइजर क्या है। तो लेकिन जैसे आपने अनिल कुमार जी कहा कि जो पौधे हैं वो तो अपने आप भी भोजन बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बायो फर्टिलाइजर के बहुत उपयोग भी हैं। तो इसकी आवश्यकता आखिर क्यों होती है? देखिए, आवश्यकता के बारे में हम देखें तो हमें बड़े जो सजग रूप से चिंतन करना होगा या समझना होगा। जो खेती का हमारा तरीका है, आज का खेती का तरीका ऐसा है कि पहले हम अपने खेतों को आराम भी देते थे, रेस्ट देते थे। जैसे हम लोग 8-9 घंटे सोते हैं ना रात को, आजकल कहा जाता है, लोग बोलते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 से 9 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी टेंशन भरी लाइफ है। तो उस समय पर आबादी कम थी, खेती का रकबा ज़्यादा था, भोजन की मांग या शायद हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो वैरायटी नहीं थी, ज़्यादा उत्पादन देती थी। साल में एक फसल हम उगा लिया करते थे और उससे काम चल जाता था। नहीं चलता था तो हम कहीं और से व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे सघन खेती का बढ़ावा आया, हमारी आबादी भी बढ़ी, हमें अनाज की ज़्यादा आवश्यकता थी और उसके अनुसार ज़्यादा अनाज उगाने के लिए बहुत सारी नई हमारे पास प्रजातियाँ और साधन भी उपलब्ध होने लगे। तो अब हम बहुत लगातार फसलें ले रहे हैं खेतों से, और जहाँ पर पानी है वहाँ तो करीब करीब हम खेतों को खाली छोड़ ही नहीं पा रहे, एक के बाद एक फसल लेते हैं। जैसे कि अभी हम मान के चलें कि रबी की फसलें हमारे अगर इधर में जो है उत्तर भारत में देखें, रबी की फसल में गेहूँ है, सरसों है, चना है, मटर है, ऐसी चीज़ें हैं। अब ये धीरे धीरे एक तरह से जो पकाव की स्थिति में आ रही है। सरसों अब जो पकने वाली है फरवरी के एंड तक कटेगी। अगर वहाँ पानी है तो वहाँ सहायक तौर पे कोई ना कोई फसल वो लगाएंगे, चाहे सब्जी वाली हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपकी चारे वाली हो, पर वो कुछ न कुछ करेंगे। और गेहूं कटेगा, उसके बाद हो सकता है लोग मूंग लगा लें, फिर उसके बाद धान लगा लें। तो आप ये समझिए समय नहीं मिलता खेत को सांस लेने का भी। और जब हम फसल लगाते हैं तो हमें उत्पादन अच्छा चाहिए, उत्पादन अच्छा चाहिए तो हम उसके लिए बहुत सारे आदान प्रयोग करते हैं जो कि फैक्ट्रियों में बने हुए हैं। उनमें रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, फफूंदनाशक हैं, खरपतवार नाशक हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये जब लाभ की जो बात आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि कुछ भी भाई खर्चा हो, हमारी फसल खराब नहीं होनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो हम उस समय इनके जो मानक हैं
उनसे कहीं ज़्यादा भी इनका प्रयोग करने लगते हैं। जी। पानी भी ज़्यादा डालने लगते हैं, क्योंकि हम एक तरह से ये मतलब पक्का करना चाहते हैं कि भाई 100% हम जो चाह रहे हैं वो उपज हमें मिलनी चाहिए। और वो ठीक भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो आदमी खेती कर रहा है वो घाटा क्यों उठाना चाहेगा, उठाना भी नहीं चाहिए। तो उस समय जब हम इस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं तो कहीं न कहीं खेती का या मिट्टी का या प्रकृति का जो मूल स्वभाव है, जो लाभदायक है हमारे लिए, उसमें कहीं न कहीं कोई विकृति शुरू हो जाती है या हो गई है, हम कह सकते हैं इसको। तो अब वो विकृति को हम कैसे ठीक करें? अब हम जो हमारी आवश्यकता है उनको हम कम नहीं कर पा रहे, खेत को आराम देना संभव नहीं, या जो कम उर्वरक का प्रयोग संभव नहीं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी के बारे में एक बात नहीं कही जा सकती, अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो क्या करें? तो इसलिए वैज्ञानिक, जो खेती के वैज्ञानिक हैं या और भी वैज्ञानिक हैं, वो इस पर शोध करते रहते हैं। तो उन्होंने ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में ये चीज़ें कुछ हमें उपलब्ध कराई गई। ये खेत की और भूमि की जो उसकी मूल प्रकृति है, जो कि एक सहयोगात्मक प्रकृति है, उसको फिर से स्थापित किया जाए या उसमें जो कमी हो रही है उसको कम से कम किया जाए। ये उस काम को पहला तो ये करता है। दूसरा, इसमें जब आप ये मान के चलिए कि जहाँ अच्छे जीव ज़्यादा होने लगेंगे तो दूसरे कम होने लगेंगे। नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि भाई सकारात्मक ऊर्जा अगर ज़्यादा है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप हट जाती है जी। जैसे हम कहें कि किसी कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे से चिल्लाते रहिए कि हटिए हटिए, तो हटेगा? नहीं हटता। सिंपल है, एक दिया लेके चले जाओ, प्रकाश होगा, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। ऐसे ही है। तो जब ये अच्छे जीव जो खेतों के आसपास या जो मिट्टी के अंदर आते हैं तो धीरे धीरे जो वहाँ पर नकारात्मक या ऐसे जीव हैं, नकारात्मक मैं नहीं कहूँ, ऐसे हैं जो कि उनका जो स्वभाव है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी वजह से ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं बायोफर्टिलाइजर। इनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं, मैं बताऊं कविता जी, जो कि रोगों को रोकने का काम करते हैं। रोगों को रोकना बहुत जो कठिन हो जाता है, अगर वो कोई खेत संक्रमित हो जाए कोई खास तरह के रोग से तो लोग परेशान हो जाते हैं, इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर इसको सतत रूप से लगातार हम प्रयोग करते रहें तो धीरे धीरे उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि रोग अपने आप ही विदा हो जाते हैं। तो ये है। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए सर्वथा अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है और कोई भी इसका द्वेष नहीं है पर्यावरण से, कोई भी इसका दुष्परिणाम जो पर्यावरण के लिए नहीं है। और कम खर्चीला है, और कम खर्चीला तो होना ही चाहिए, क्योंकि खेती में अगर हम खर्च ज़्यादा करते चले जाए, आमदनी के अनुपात में अगर खर्च ज़्यादा होगा तो आमदनी हमारी कम हो जाएगी, और आमदनी के अनुपात में अगर हमारा खर्च कम होगा तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। सीधा सा हिसाब है। इसके अलावा जो ये, क्योंकि एक तरह से प्राकृतिक उर्वरक हैं, प्राकृतिक मतलब पर्यावरण से लिए हुए जीव हैं, उनकी संख्या को अधिक करके किसी सबस्टेंस में उनको इकट्ठा करके दिया गया है कि खेत में इनको आप इस्तेमाल करें और इनका आप लाभ ले लें। तो ये किसी भी तरह से कोई भी नुकसान हमारे पर्यावरण को नहीं फैलाते हैं। जैसा मैंने आपको एक अभी पहले मैं कह रहा था, काफ़ी विस्तार में बताया कि जितने भी ऐसे जीव हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें खेती में नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको ख़त्म करने का काम भी ये करती हैं और उनसे हमारी फसल को स्वस्थ रखने का मौका देती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सोचते हैं ये भी कोई इलाज की पद्धति हो सकती है, जैसे एक्यूप्रेशर है। लोग बोलते हैं अरे ये क्या इलाज है, जब तक गोली नहीं खाई तो क्या इलाज है। लेकिन वो भी एक पद्धति है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे प्राणायाम है। प्राणायाम के बारे में अगर आप देखें तो योग की तो आजकल जो मतलब भारत का हर जगह नाम है, योग की वजह से भारत जाना जाता है। तो अब कोई बोले कि यार सांस तो हम वैसे ही लेते हैं, लेकिन सांस लेने से क्या कोई ठीक हो सकता है? लेकिन ठीक होते हैं लोग योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। ध्यान एक ऐसी चीज़ है, ध्यान। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें प्रकृति में ऐसी निहित हैं जिनमें कि ये एक तरह से बायो फर्टिलाइजर निकाला गया है, जो कि जो मतलब कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन अगर ये पूरी तरह से क्वालिटी का बना हुआ है तो ये अपना परिणाम सकारात्मक ही देता है। और आपको बताऊं, कोई सूखी जगह है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, कम पानी है, वहाँ पर ये उपयोगी हो जाता है।
क्योंकि अगर ये ज़मीन में आपने प्रयोग किया है और वहाँ जो खेत है उसका जो उसकी संरचना है वो अच्छी होने लगती तो वो ज़्यादा पानी इकट्ठा करने लगता है। ऊपर रेत होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेतीली जगह होती हैं वहाँ देख रहा है ऊपर रेत है, सूखा है, लेकिन आप उसको खो दिया आधा फीट, नीचे पानी निकल आया। बहुत से आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी जंगलों में कि जो जंगली जानवर हैं उनको पता होता है कि इस जगह अगर मैं इतना खोदूंगा तो मुझे पीने का पानी मिल जाएगा। हाथी अक्सर ऐसा करता है, वो जाता है वहाँ पर, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, पर उसे पता है कि इस जगह पानी है, और वो ऊपर से मिट्टी हटाता जाता, फिर वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, उसमें से वो पानी पी लेता है। इसी तरह से जब ये जीव सक्रिय होते हैं जो कि अपने बायो फर्टिलाइजर में उपलब्ध हैं, तो ये खेत के अंदर एक इकोसिस्टम बना देते हैं और वो नमी संरक्षण का भी काम करता है। तो हर तरह से अनुकूलता को जो उपलब्ध होता है हमारी खेती, अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो बड़ा ही अनुकूल एक ये माध्यम है हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र। तो ये एक तरह से हम ये कहें कि ये इसके लाभ हैं या इसका प्रयोग करना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है या क्या हम इसके लाभ ले सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा अपनी ओर से बताने की कोशिश करी। लाभ भी आपने बता दिए और उपयोग की बात भी आपने कर ली। अब बात आती है सर कि उपयोग जो है उसके बारे में भी तो किसान भाइयों को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो बायो फर्टिलाइजर को किन किन फसलों में प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। कभी वैसे तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि सभी में किया जा सकता है, पर फिर भी लोग पूछ लेते हैं कि भाई मेरी ये फसल है, क्या मैं इसमें कर सकता हूं? कोई भी पौधा जो जमीन पे उग रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा बुरा तो हमारे उपयोग के हिसाब से होता है, प्रकृति के हिसाब से कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। उसके विकास के लिए, उसके फायदे के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। फूल वाली फसल हो, अनाज वाली फसल हो, फल वाली फसल हो, छायादार पौधे भी अगर आप कहीं पर लगा रहे हैं और शुरुआत में लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत बायो फर्टिलाइज़र प्रयोग करके उस पौधे को लगाएंगे तो उसकी बढ़वार अच्छी होगी। तो किसी भी तरह की फसल में, किसी भी तरह का मौसम हो, हर मौसम में, हर परिस्थिति में इनका प्रयोग किया जा सकता है। कोई इसमें शक शुबा नहीं है। बस आप एक ध्यान रखिए कि इसका इस्तेमाल का तरीका क्या हो सकता है, वो हर फसल का अलग अलग होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कैसे प्रयोग किया जाए, किन फसलों पे किया जाए, ये तो आपने बता दिया। तो बायो फर्टिलाइजर्स के उपयोग करने के तरीके क्या क्या हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करें ताकि फसल जो है वो अच्छी रहे? बिल्कुल कविता जी, इसके तरीके भी जो फसल होती है उसके स्वभाव के हिसाब से वैज्ञानिकों ने बताए हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो पौधे हैं या मतलब फसलें हैं जिनकी पहले पौध लगाई जाती है और फिर उसको पौध को एक निश्चित समय पर निकालकर मुख्य खेत में उसको रोपित किया जाता है। ऐसे जो पौधे हैं, ऐसी जो फसलें हैं, उनमें कहा जाता है कि आप इसका घोल बना लें जो बायो फर्टिलाइज़र है, और उसमें जो वो पौधा है जो दूसरे खेत में, मुख्य खेत में लगाया जाना है, जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं उनको कुछ देर के लिए 15 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा उसको भिगो के रखें, उनमें जो डुबो के रखें, तो उनके अंदर जो जीव हैं वो सक्रिय रूप से जो पौधे का जो जड़ क्षेत्र है उसमें वो प्रवेश करके सक्रिय हो जाएंगे, और जैसे ही हम उनको खेत में लगाएंगे वो अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे और वहाँ एक सही माध्यम इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक ये तरीका था। तो ये धान में हो सकता है, सब्जी वाली जो फसलें हैं उनमें हो सकता है, इवन बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं उनको लगा सकते हैं, और फिर उसको हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार में क्या होता है कि कोई भी सूखा बीज हम जो लगाने जा रहे हैं उसके आसपास हम इसका लेप कर सकते हैं। लेप कैसे होगा कि इसको थोड़ा सा जो मतलब एक तरह से ये सूखा है अगर, तो इसको पानी में भिगो लें जिससे कि ये पौधे पे अच्छी तरह से चिपक जाए, और वो चिपक जाएगा। उसके बाद इसको रखिए अच्छे से, छाया में करिए ये काम, कभी भी धूप में ना करें क्योंकि धूप में ये जीवाणुओं की संख्या कम हो सकती है या वो मर सकते हैं। तो छाया में ये काम करें, और फिर जब वो सूख से जाए तो उसको फिर आप उसकी खेत में बुवाई कर दें। इससे वो बीज के द्वारा भी जब उसका अंकुरण होगा तो धीरे धीरे वहाँ पर उसकी जो है मतलब जड़ के साथ वहाँ पर वो फैलेंगे और अपना एक वहाँ पर वो पर्यावरण तैयार कर लेंगे। ये एक ये हो गया। दूसरा, आप जब खेत में रुपाई कर रहे हैं या आप बीज बो रहे हैं,
अगर ज़्यादा मात्रा में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका है कि खेत में आप बिखेर सकते हैं, मिट्टी में मिला के उसको बिखेर दें, फिर उसका हल चला दें, फिर उसके बाद उसकी खेत में बिजाई कर सकते। बीज का उपचार भी कर लिया, अगर ये भी कर लिया तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक, एक दूसरे को एक तरह से सपोर्ट करेंगी। बीज में भी चला गया, खेत में भी चला गया, तो उनकी संख्या अच्छी से होगी और उसका और ज़्यादा अधिक प्रयोग होगा। यहाँ तक कि कुछ इसमें ऐसा भी अनुभव देखा गया है कि अगर फसल उग भी आती है तो पानी लगाने से पहले आप इसको खेत में लगा सकते हैं और फिर ऊपर से पानी भी लगा सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि वो मिट्टी के अंदर मिले, बीज के संपर्क में आए या पौधे की जो जड़ें हैं उनके संपर्क में आए, तो ये अपना काम करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त रहता है, एक अच्छा माध्यम तैयार हो जाता है। तो ये हम कोशिश करें, इनके अनेकों तरीके हैं। हाँ, कोशिश ये करें कि ऐसे किसी उर्वरक के साथ इसको न डालें जो कि इसके अंदर जो जीव हैं उनको क्षति पहुंचाए, जैसे सल्फर वाला है या कोई और है तो जो कि तीखे हैं, उनके साथ न डालें। कोशिश एक और करें कि ज़्यादा धूप हो तब इसका प्रयोग न करें। उसके लिए सबसे अच्छा समय अगर मेरे से कोई पूछे तो या तो बहुत सुबह कि भाई धूप तीखी होते होते 3-4 घंटे का टाइम मिल जाए, ठंड के दिनों में तो कोई ऐसा विषय है ही नहीं, या संध्या के समय कर सकते हैं जब धूप धीरे धीरे कम होने लगती है और खेत में तापमान कम होने लगे, तो क्योंकि ज़्यादा तापमान होगा तो इन संख्या में कमी आने की संभावना रहती है। तो तापमान, और आप अगर देखें तो जब बहुत तेज़ धूप होती है तो मिट्टी और ज़्यादा गर्म, बाहर टेम्परेचर आपको लगेगा कि भाई ये 45 है, लेकिन हो सकता है मिट्टी का टेम्परेचर उस समय 50 से ऊपर हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अवश्य प्रयोग करें। इसमें बस सलाह मेरी इतनी है, एक चीज़ का जो आपने खास तौर पे ध्यान रखना है वो ये है कि अच्छी जगह से लें, अच्छी कंपनी के द्वारा उत्पादित या जो विक्रय हो रहा है वो उत्पाद लें। आजकल मैं एक और चीज़ बता दूं कि आजकल क्या होता है, इसको बोलते हैं स्कैनर टाइप का लगा होता है हर एक उत्पाद पे। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन सी कंपनी का है, क्या है एक्सपायरी, सब कुछ। तो ये चीज़ भी इसमें उपलब्ध है, तो अच्छी कंपनी का उपयोग इस्तेमाल करें। तो जब आप अच्छी कंपनी की बात करते हैं किसानों को बताने के लिए, क्योंकि इसके बारे में भी उचित जानकारी बहुत ज़रूरी है कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या चंबल फर्टिलाइज़र भी कोई फर्टिलाइज़र किसानों को उपलब्ध करा रही है? देखिए, फर्टिलाइज़र तो हमारे सारे आ ही रहे हैं, वो तो कोई जो उसमें विषय ही नहीं है। हाँ, ये बायो फर्टिलाइज़र की बात हो रही है तो हमारा एक विशेष बायो फर्टिलाइज़र सुपर राइजा के नाम से उपलब्ध है। जो भी खाद की दुकानें हैं जहाँ पर हमारी उत्पाद विक्रय होते हैं, सभी जगह पर सुपर राइजा उपलब्ध है। 4 किलो की पैकिंग में आता है, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि वो चंबल फर्टिलाइज़र अपने अन्य उर्वरक और जो आदानों के साथ साथ सुपर राजा बायो फर्टिलाइज़र का भी विक्रय कर रही है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आज अनिल कुमार जी आपने यहाँ पर दी। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना पीएम प्रणाम योजना के बारे में, पीएम केएसके योजना के बारे में, साथ साथ खेतीबाड़ी में क्या है बायो फर्टिलाइजर का रोल और उसके फायदे। आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए अनिल कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे, फिर कोई जो अच्छे विषय के साथ बात करेंगे। और मैं एक और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके पास नंबर होंगे इस सेंटर के, अगर कोई आपका सुझाव है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप वो हमें सूचित करें, तो हम उसके हिसाब से भी कोई जो मतलब कार्यक्रम अवश्य आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, आज खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी बातें कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।